नमस्कार मित्रों, आज के बीच बहस कार्यक्रम में मैं अशोक व्यास आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम समसामयिक विषयों पर आधारित होता है। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा और भारत अमेरिका संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई अमेरिकी यात्रा इस परिवर्तनकारी युग में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आश्वासन और विश्वास की निरंतरता को चिन्हित करती है। आज भारत रक्षा और रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिका को लेकर अपनी ऐतिहासिक हिचकिचाहट को न केवल खारिज कर रहा है बल्कि नए आयामों पर भी काम कर रहा है। स्पष्ट रूप से मोदी प्रशासन इस बात पर साफ है कि भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है और भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग में उन्हें कैसे प्राप्त करना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग पिछले लगभग 2 दशकों में धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिकी यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर, साइबर स्पेस, एरोस्पेस, सामरिक बुनियादी ढांचे और संचार, वाणिज्यिक अंतरिक्ष परियोजनाओं, क्वांटम कंप्यूटिंग, औद्योगिक और रक्षा क्षेत्रों में कई समझौते हुए हैं। ये समझौते दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों की ओर कितना बढ़ेंगे, कितना मजबूत करेंगे, ये जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब, और आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। चंदेल साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री का जो हालिया अमेरिका दौरा हुआ है, इसके लिए इन दोनों देशों में आपसी परस्पर जो रिश्ते हैं वो कितने प्रगाढ़ होंगे, संबंध कितने और मजबूत होंगे, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें आमंत्रित किया है। मैं समझता हूँ कि आज अमेरिका को यह महसूस होने लगा है कि विश्व की राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए भारत का सहयोग ज़रूरी है, अपेक्षित है। और मैं आपको कुछ कालखंड पीछे लेके जाऊंगा जी। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उस दौर में वह अमेरिका ही था जिसने भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे जी। लेकिन काल का चक्र अपनी गति से चलता रहा और आज हम देखते हैं कि अमेरिका ने, वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, राजकीय अतिथि बनाया, स्टेट गेस्ट का ऑनर ऑफ किया और साथ में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जी। विचारों विचारों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन इतिहास किस प्रकार अपने आप को दोहराता है, ये हम समझेंगे कि स्टेट गेस्ट अमेरिका किन देशों को बनाता है। जी। जो देश शक्तिशाली होते हैं, जो देश नई दुनिया में नए विचारों के साथ, नई क्रांति के साथ नया इतिहास लिखने की जिन लोगों में ताकत होती है, अमेरिका उन्हीं देशों को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित करता है। जो स्टेट विजिट का जो लेटर बनता है उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं जी। वो उसको अंकित करते हैं कि हमारे देश आप पधारिए, आपका स्वागत है। जब भारत को निमंत्रण प्राप्त हुआ, इससे पहले इस देश ने 3 लोगों ने वहाँ पर नुमाइंदगी की है जी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वहाँ गए हैं जी। स्टेट गेस्ट के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और तीसरे मोदी जी ने स्टेट गेस्ट के रूप में वहाँ पर जो एक इतिहास लिखा है वो आने वाले कल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए फलक के रूप में उभरेगा। जी। मैं कहना चाहता हूँ दूरदर्शन के इस मंच के माध्यम से कि स्टेट गेस्ट होना विश्व राजनीति में एक नए संकेत देता है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब आधा दर्जन बार अमेरिका की यात्रा की है, लेकिन ये पहला मौका है जब स्टेट गेस्ट के रूप में वहाँ पर वो रहे। व्हाइट हाउस में वहाँ के राष्ट्रपति के साथ डिनर किया और उस ब्लेयर हाउस में रुके, जिस ब्लेयर हाउस में और व्हाइट हाउस में ज़्यादा अंतर नहीं है। जी। ब्लेयर हाउस में उन स्टेट गेस्ट को रोका जाता है और व्हाइट हाउस में वहाँ साथ में डिनर लिया जाता है। उसके बाद जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
उसकी ध्वनि ये कहती है कि भारत अब कहीं रुकने वाला, नहीं कहीं है। ठहरने वाला, कहीं झंझावतों में फंसने वाला देश नहीं है। और जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्चर इस घटना को देख रहे थे, उन्होंने समझ लिया है कि भारत अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को भी अपनी राजनीति का जो स्पेस था, राजनीति का जो उनका दृष्टिकोण था, उसको बदलने को मजबूर होना पड़ा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार अमेरिका की जनता ने, अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने मोदी जी का जो स्वागत किया है, जी। इस्तकबाल किया है, अभिनंदन किया है, वह इससे पहले बहुत कम बार देखा गया है। जी। इस दौरे से न सिर्फ भारतीय खुश हैं, बल्कि भारत के मूल नागरिक जो अमेरिका में रह रहे हैं, जी। उनको भी आत्मविश्वास का और स्वचिंतन का आभास हुआ है कि दुनिया में भारत उभर रहा है और भारत तेजी से बदल रहा है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने चंदेल साहब। वो कहावत है ना कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, और आज भारत उगता सूरज है, और इसीलिए अमेरिका भी भारत को सलाम कर रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न ये था आपसे कि प्रधानमंत्री का जो ये अमेरिकी दौरा है, इसके ऊपर पूरे विश्व की निगाह थी, खास तौर पर चाइना और अमेरिका की। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर आपको इतिहास के उस कालखंड में लेके जाऊंगा जब इस दुनिया में शीत युद्ध अपने चरम पर था, और उस दौर में भारत ने गुटनिरपेक्ष की राजनीति को अपनाया था। लेकिन 91 के बाद रूस विखंडित हो गया और चीन एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने लगा। जी। चीन उभर रहा है, लेकिन तेजी से भारत ने भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। जी। विकास का जो पहिया भारत ने स्टार्ट हुआ है, अब ये पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी। तो अमेरिका को लगा कि यदि आज भारत को साथ नहीं लिया गया तो चीन ठीक उसी यूएसएसआर की स्थिति में उपस्थित होगा। जी। तो चीन को कमजोर करने के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का मानना है कि चीन को कमजोर करने के लिए भारत व अमेरिका एक साथ हुए हैं। जी। क्योंकि इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि अमेरिका व भारत की जो जड़ें हैं, जो हमारा डीएनए है, वो डेमोक्रेसी वाला डीएनए है। जी। दोनों का डीएनए लोकतंत्र वाला डीएनए है, क्योंकि वहां भी निर्वाचित सरकार है। जी हाँ। भारत में भी निर्वाचित सरकार है, लेकिन चीन में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। वहां एक ऐसी तानाशाही वाली सरकार है जहां ना चुनाव है, ना वहां लोकतंत्र है। तो ऐसे में दोनों देशों ने विचार किया, विचार अधिक अमेरिका ने किया कि साम्यवादी सरकार आगे न बढ़ जाए, कहीं वही शीत युद्ध वाली स्थिति पैदा ना हो जाए, कहीं वापस देश व दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर नहीं धकेली दी जाए। जी। तो ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश को अमेरिका ने अपने साथ लेकर चलने का जो भाव दिखाया है, वह यह सोचकर दिखाया है कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना भारत को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। जी। तो इसमें अमेरिका ने सही समय पर सही फैसला लिया है, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे आपने कहा, कि हम उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करते हैं, जो शक्ति उभर रही है उस शक्ति का अभिनंदन करते हैं। और भारत ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिस प्रकार वहाँ की संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है, और जिस प्रकार डेमोक्रेसी की वहाँ बात हुई है, जिस प्रकार वहाँ पर लोकतंत्र किस प्रकार जीवित रह सकता है, किस प्रकार लोगों की मांग व पूर्ति की बात हो सकती है, तो संसद के दौरान हम देखते हैं कि कितने लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, कितने सांसदों ने उनके साथ खड़े होकर स्टैंडिंग होकर उनका फोटो लिया है। जी। यह एक अनुपम घटना है, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब नए सिरे से बन रही है। जी। क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत कम बदलती है, जी लेकिन आज जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तेजी से बदल रही है और उसके सूत्रधार निश्चित रूप से यह देश के लोग होंगे और भारत माता के बेटे होंगे। बहुत ही खूबसूरत है आपका जवाब। डॉक्टर साहब, ये भारत और अमेरिका के बीच इस दौरे के दौरान बहुत सारे समझौते भी हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी हुए हैं, तकनीकी के क्षेत्र में भी हुए हैं और वीज़ा को लेकर के भी समझौता हुआ है। तो आप इसको भारत के हित में किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि हम तो गुलाम थे। जी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और अमेरिका भी एक दौर ऐसा था जब वो भी इंग्लैंड का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन भारत ने जो विकास यात्रा शुरू की है और जिस प्रकार ये लगने लगा है कि जैसा मैंने पहले कहा था आपसे, भारत के परमाणु परीक्षण पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे, जी उसी दौर से अमेरिका को समझ में आ गया था कि भारत को रोकना अब मुश्किल कठिन है। होगा। और वीजा लेने के लिए कई प्रकार की विसंगतियां थी, बहुत लेंथी प्रोसेस था। वो ये समझते थे कि भारतीयों को वीजा नहीं देंगे, लेकिन अमेरिका ये भूल जाता था कि आज भी भारत के मूल करीब 50 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। जी अमेरिका की होटल इंडस्ट्री भारत के लोग संभालते हैं। अमेरिका का जो तकनीक है, जो आईटी सेक्टर है, वो भारत के युवाओं के हाथ में है। जी जो भारत, वहाँ का जो चिकित्सा का कार्य है, जो हेल्थ है, हेल्थ की पूरी जानकारी, पूरी सुरक्षा भारत के लोग करते हैं। तो अमेरिका को लगा कि आज वीजा में के नियमों को सरलीकरण करना जरूरी है। जी जिस वीजा को लेने के लिए भारतीयों को अनेक प्रकार की परेशानी होती थी, उस वीजा का अब सरलीकरण किया गया है। ड्रोन जो एक तेजी से उभरता हुआ उपकरण है, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि अमुक घर में, अमुक कमरे में, अमुक खिड़की के अंदर क्या हो रहा है, उस पर भी अब समझौता हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है, मैं कहना चाहूँगा कि भारत व अमेरिका दोनों देश रिसर्च करेंगे। जी और रिसर्च करने के बाद, मान लीजिए एक विषय पर रिसर्च करनी है, वो अमेरिका ने रिसर्च की, भारत उस पर रिसर्च नहीं कर पाया, या फिर एक रिसर्च भारत ने की, अमेरिका नहीं कर पाया, तो उस रिसर्च पर दोनों आपस में तालमेल कर सकेंगे। जी। दोनों देश उस रिसर्च का आदान प्रदान कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका ने एक रिसर्च कर लिया है, वो भारत को नहीं बताएगा। अब ये समझौता इस बात की गवाही है कि उस समझौते की तथ्यों की जानकारी, उसका एविडेंस दोनों मिलकर काम करेंगे। और इससे सबसे अच्छा कार्य ये होगा कि एक देश ने कोई रिसर्च कर लिया है, वो दूसरे देश नहीं कर पाया, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रम खर्च होता है, जो शक्ति खर्च होती है, जो धन खर्च होता है, उसकी बचत होगी। एक रिसर्च पर दोनों देश मिलकर तालमेल से काम करेंगे। और मुझे लगता है कि यह फैसला एक दूरगामी फैसला है और इसके बहुत ही सटीक परिणाम हमारे सामने आएंगे। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो जो हमारा देश भारत जो है अमेरिका के नज़दीक चला जा रहा है, परस्पर संबंध बहुत मजबूत और प्रगाढ़ दर प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे जो हमारे और रशिया के बीच में जो संबंध है, क्या उनके ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। जब अमेरिका हमारे खिलाफ था तो रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कहीं इससे रशिया हमसे दूर चला जाए और एक समय ऐसा आए कि अमेरिका में हमें गच्चा दे के निकल जाए तो हम किधर के ना रहें। तो ये एक टिपिकल सब्जेक्ट है जो लोगों के जहन में कौनता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उस समय दुनिया में दो शक्ति थी जी। एक अमेरिका था जो पूंजीवाद को आगे बढ़ा रहा था, एक रसिया था जो समाजवाद को आगे बढ़ा रहा था। समाजवाद की बजाय मैं कहूं कि कम्युनिज्म को आगे बढ़ा रहा था, वामपंथ को आगे बढ़ा रहा था। और सही कहा आपने कि रसिया की मदद होती थी, भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री रहे शुरू के, उनका भी रसिया से निकटता थी। यही कारण रहा कि हमने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, निर्गुट होकर रहेंगे।
तटस्थ भाव से दोनों को देखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि तटस्थता में भी व्यक्ति को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। लेकिन 91 में रसिया के टुकड़े होने के बाद रसिया बिखर गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन तब तक था, तब तक रसिया था जी। आज खुली अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था का लाभ हमें मिला है। और जिस प्रकार आपने कहा कि रसिया से की निकटता व अमेरिका की निकटता का क्या प्रभाव पड़ेगा जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज रसिया वो पहले वाला रसिया नहीं रहा, अनेक देशों में विखंडित है, वहाँ भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और रसिया आज भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल चल रहा है। जबकि आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, हमें उन तमाम बातों को खारिज करना पड़ेगा जो वक्त ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। लेकिन रसिया के देश आज भी उन्हीं सिद्धांतों से, उसी विमर्श से जुड़े हुए हैं जो विमर्श 1917 में रूस की क्रांति के रूप में हमें जो दिखाई पड़ा था, वो बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी, उस क्रांति का परिणाम यह रहा कि 1991 में विखंडन हो गया। और आज आलम यह है कि रसिया अनेक देशों में विभक्त है, वहाँ यूनिटी की कोई बात नहीं है। वो यूनिट होने का प्रयास करते हैं, वो चाहते हैं कि यूनाइट हो जाएं, लेकिन आपसी टकराव है, आपसी विवाद है। और अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हमारे पूर्वजों ने कहा है, इस देश के ऋषि मुनियों ने कहा है, इस देश के वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाला कल भारत का होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 21वीं सदी भारत की होगी, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। अभी हम कोरोना के दर्द से गुजर कर आए हैं। भारत ही था जिसने दुनिया के 150 देशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करवाया है। जो कार्य किसी दौर में अमेरिका व रूस करते थे, उस कार्य की, उस भूमिका की आज भारत ने अगुवाई की है। क्योंकि एक दौर रहा था जब चीन व रूस गरीब देशों को, कमजोर देशों को, तीसरी दुनिया के देशों को मदद करता था। लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों में देश ने ना सिर्फ टीकाकरण से भारत को बचाया है, जो बीमारी आई, जिस प्रकार कोरोना फैला, टीकाकरण ना सिर्फ भारतीयों को मौका मिला टीकाकरण लगाने का, बल्कि ये ऑफिशियल आंकड़ा है 150 देशों को निःशुल्क टीके की दवाई, वैक्सीन दी गई। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और ये अपने आप में काबिले गौर भी है कि एक समय था जब हम दूसरों के ऊपर आश्रित रहते थे, और आज का दौर ऐसा है कि हम खुद अपने आप में मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी, ये ऐसे तरीके हैं जिससे हमारा देश मजबूत होता चला जा रहा है। और आज हम निर्भरता घटा रहे हैं और अपना आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। तो मैं एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो दौरा है अमेरिका का प्रधानमंत्री का, क्या इससे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? युद्ध रुकने की कुछ संभावनाएं आपको नज़र आती है? देखिए, जो रूस में जो हुआ है, यूक्रेन के साथ जो किया है, अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो जानकार हैं उनका यह मत है कि रूस इसमें घाटे में रहा जी, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी। यूक्रेन ने आत्मविश्वास से लड़ी, और जो पावरफुल देश थे जिसे रूस कह सकते हैं, वो तमाम कवायद के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, हासिल कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा है कि एक छोटे से देश पर आपने आक्रमण किया, परिणाम क्या रहा? आप कुछ कर नहीं पाए। ठीक इसी बात को मैं नए रूप में कहूँगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं 3 दशक पहले अमेरिका आया था और व्हाइट हाउस के बाहर मैं खड़ा था। आज स्थितियां बदली हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर हमें बुलाया गया है, और बड़ी संख्या में जो लोग अमेरिका में भारत के मूल निवासी रहते हैं, उनके दरवाजे खुले हैं जी। इससे अर्थ लगाया जा सकता है कि व्हाइट हाउस के दरवाजे सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं खुले, बल्कि अमेरिका में जो लोग
भारत के मूल के हैं, भारत के मूल निवासी हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया, उनको भी दिखाया गया कि व्हाइट हाउस का इतिहास क्या है और अमेरिका का इतिहास क्या है। इससे यह समझा जा सकता है कि जो रूस व यूक्रेन का जो मामला था उनको भी अब रुककर ठहर कर सोचना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में व किस गति से चलना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये भी था कि प्रधानमंत्री बार बार ये बात करते रहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हम संवाद से ही किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो अमेरिका में जब प्रधानमंत्री गए, क्योंकि यूक्रेन को जो आर्थिक मदद मिल रही है, सामरिक मदद मिल रही है, वो नाटो देशों की मिल रही है, उसमें अमेरिका प्रमुख तौर पर शामिल है। तो क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि इस विषय में भी कोई बातचीत हुई हो ताकि ये युद्ध विराम की स्थिति बन सके? आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ये मत रहा है और जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं वो भी मानते हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में, क्योंकि हमने 1945 का वो विश्व युद्ध देखा है जब अमेरिका ने प्रयोग के तौर पर अणुबम का प्रयोग किया, हिरोशिमा व नागासाकी जो दो देश थे वो पूरी तरह खत्म हो गए। उनकी संतति आज भी स्थायी विकृति लेके जन्म लेती है। अर्थात दुनिया इस बात को जानती है कि अणुबम और परमाणु बम का तो दिखाने के लिए है, इनका यदि उपयोग किया गया, यदि इनका प्रयोग हुआ तो ये मानवता के लिए मानवता खत्म हो जाएगी, बिल्कुल घातक सिद्ध और होंगे। जो बात प्रख्यात वैज्ञानिक ने कही है कि चौथा विश्व युद्ध लाठी भाटे पत्थरों से लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा इसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा लाठी भाटी पत्थरों से लड़ा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये था कि अभी जो एक रक्षा समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक MQ-9B प्रेडेटर जो ड्रोन है उसकी टेक्निक 10 ड्रोन लेने के साथ साथ उसकी टेक्निक भी हिंदुस्तान आ रही है। तो हमारे जो रक्षा प्रणाली है या हमारी सेना की जो मजबूती है उस पर इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, आप की नज़र में किस तरह से आप इसे देखते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कदम है जी, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मित्र हैं वो कितनी शैतानी करते हैं, कितनी बदमाशी करते हैं, हमने देखा है। हमने कारगिल में इनको देखा जी, और आए दिन ये लोग करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। यूएनओ में कहते हैं हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हम ऐसा कर नहीं सकते, ये सब भारत की बदमाशी है। और जो अमेरिका आज भारत के साथ खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पहले वो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहता था। और यदि पाकिस्तान ने शैतानी की है, बदमाशी की है, तो सरपरस्ती अमेरिका की होती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है, तो अब पाकिस्तान को भी मौन रहना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि यदि हमने कहीं बदमाशी की, हमने शैतानी की, यदि हमने गुप्तचर भेजे, यदि हमने सीमा पर अतिक्रमण किया, तो उनके पास वो ड्रोन है जिससे तथ्य सामने आएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कितने वो लोग थे जो पाकिस्तान से आए, कितने वो लोग थे जिन्होंने आकर अतिक्रमण किया, कितने वो लोग थे जिन्होंने आकर बम फिट किए हैं। हमारी रक्षा प्रणाली इससे बहुत मजबूत होगी और सेना का संबल भी बढ़ेगा। मेरा एक राजनीतिक सवाल भी है आपसे कि प्रधानमंत्री का ये दौरा जो हुआ है अभी अमेरिका में, वो अमेरिका की राजनीति के लिए किस तरह का है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है जी कि हमारी करीब 75 साल की यात्रा हुई है और इन 75 साल की यात्रा में पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार हम आगे बढ़े हैं जी, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम समर्थ से जुड़ें जी, उसी प्रकार हर देश ये चाहता है कि हम भारत से जुड़ें, भारत से हमारी मित्रता हो। जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका में भारत के करीब 50 लाख लोग रहते हैं जी, एक बड़ा वोट बैंक भी है। ना सिर्फ वोट बैंक बल्कि वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है, जो मैंने बताया, वहाँ की जो IT इंडस्ट्री है, वहाँ भारतीयों का कब्जा है। वोटिंग में भी वो दमदार हैं, सामरिक दृष्टि से भी दमदार हैं, साथ ही जो आर्थिक नगरी है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा अर्थ की बात करता है, पूंजीवादी देश है, तो पूंजी की दृष्टि से भी जो भारत के जो मूल निवासी वहाँ रहते हैं आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका ने जो निमंत्रण दिया है, जो स्टेट विजिट के लिए जिस प्रकार बाइडेन ने
प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है, उसमें उनका वो स्वार्थ भी छिपा है जी। कि यदि वो यहाँ आएंगे तो उससे जो अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनके वोट कहीं ना कहीं हमारे पाले में आएंगे। हमने पिछली बार देखा है कि ट्रंप ने भी नारा लगाया था, अब की बार मोदी सरकार और अब की बार ट्रंप सरकार। तो इस बात से मुझे लगता है कि स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो वोट पॉलिटिक्स है वो भी प्रभावी है जी। जो हेल्थ पॉलिटिक्स है वो भी प्रभावी है, और जिस प्रकार सामरिक दृष्टि से भारत संपन्न होगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं, तो अमेरिका ने भी समझ लिया है कि भारत को साथ लेकर चलने में ही फायदा है। यदि आज भारत से दोस्ती नहीं करेंगे तो चीन मुखर होगा, और चीन मुखर होगा तो फिर वही स्थितियां पैदा होंगी जिसको पार पाने में अमेरिका को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, समय बहुत कम बचा है। मैं जल्दी से एक प्रश्न आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र में 180 देशों के प्रतिनिधियों के सामने योग किया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, योग भारत के ऋषि मुनियों की तपस्या का परिणाम है। हमारे इतिहास में योग का बड़ा महत्व है जी। प्रधानमंत्री जी जानते थे, क्योंकि जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। वो जानते हैं कि योग का महत्व पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए जी। क्योंकि उनका यह मत है कि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो मोदी जी ने यूएनओ के माध्यम से यह एक नियम बना, एक सर्कुलर बना, और ये गाइडलाइन बनी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनेगा। इसके लिए हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि जो हमारा योग था, जो हमारे पुरखे योग किया करते थे, जिस योग से करके हम निरोग हो सकते हैं, उस योग को सभी देशों ने एक दर्शन के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, एक फिलोसॉफी के रूप में आत्मसात किया है और उसको अपनाकर निरोगी हुए हैं। मैं एक संकेत और करूंगा आपको कि जो कोरोना के दौर में भारत इसलिए बच सका कि वो यहाँ के लोगों के संस्कार में योग है, योग था। दुनिया के देशों ने जब इस महत्व को समझा, जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, उसके बाद कई देशों के लोगों ने योग करना प्रारंभ किया और दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा योग को बनाया, वो भी निरोग रहे। अच्छी बात आपने बताई है डॉक्टर साहब, क्योंकि समय के उस बंधन में हम बंधे हुए हैं। आप इस माध्यम से, इस मंच से हमारी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा देश है जी। और मैं मानता हूं कि युवा इतिहास को बदल सकता है, युवा भविष्य को बदल सकता है, और युवा पूरी कायनात को बदल सकता है। और युवाओं को तो सिर्फ संकल्प लेकर काम करने की आवश्यकता है। कोई भी काम करें, मन से करें, क्योंकि कहा गया है कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। यदि हमने कोई संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से, पूरी समर्पण से यदि हम कार्य करेंगे तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि भारत का तो हमेशा मानना रहा है कि कोई भी कार्य करने से पहले एक संकल्प ले लीजिए कि हमें ये कार्य करना है, उस कार्य तक हम पहुंचेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूं कि अब इस यात्रा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि भारत हमेशा सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बनता था। जब कभी स्थायी सदस्य की बात आती थी तो अमेरिका वीटो लगाता था कि भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका प्रपोज करेगा, अमेरिका कहेगा कि नहीं नहीं, अब तो भारत को स्थायी सदस्य बनाइए, मिलनी चाहिए। और वो अमेरिका कहने के बाद भारत दुनिया में छठा वो देश होगा जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होगा। और उस दिन हम सबको लगेगा कि भारत माता के बेटे आगे बढ़कर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, और वो दिन हम सबके लिए गौरवशाली दिन होगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।